भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। आज हम कवर करेंगे एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। आप कहोगे पीरियोडिक टेबल सर एनसीईआरटी से हटा दी गई है। देखो अभी तक अपडेट नहीं हुई है बुक। और दूसरा, पीरियोडिक टेबल कुछ और नहीं बल्कि एलिमेंट का एक इंट्रोडक्शन है। तो यहां से क्वेश्चन बनेंगे इस बार जब तक कि बुक अपडेट नहीं हो जाती। तो वीडियो पर जो नए हैं वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहां पर आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। अभी आपका ग्रुप डी का पेपर होगा तो उसका एनालिसिस और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगे इसी चैनल पर बढ़िया तरीके से। तो अभी से सब्सक्राइब करके रख लेना और ऑथेंटिक चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर का पार्ट यहां से बनता है एग्जाम में। सबसे पहला पार्ट आता है हमारे पास, वो है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा है ना। किसके द्वारा? मेंडलीफ के द्वारा। इनके समय पर कितने तत्व ज्ञात थे? तो इनके समय पर 63 एलिमेंट ज्ञात थे। इन्होंने सबसे पहले तत्वों को आवर्त सारणी में रखा, इसलिए इन्हें फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाता है, जबकि फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला जाता है मोजले को। इनके समय पर इनकी जो आवर्त सारणी थी उसमें 8 कॉलम और 7 पीरियड होते थे, आप याद रखेंगे, ठीक है ना। आवर्त सारणी में कुछ जगह खाली छोड़ी गई थी। खाली कैसे छोड़ी गई थी? जैसे ए का बोरॉन की जगह स्कैंडियम तत्व रखा गया, ए का एल्यूमिनियम की जगह गैलियम तत्व रखा गया खोज के बाद, और ए का सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम तत्व रखा गया, आप याद रखेंगे, है ना। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए भी जगह छोड़ी गई थी, है ना। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अक्रिय गैसों के लिए जगह छोड़ी गई थी? बिल्कुल छोड़ी गई थी। जो ए का बोरॉन की जगह क्या रख सकते हैं? स्कैंडियम। ए का एल्यूमिनियम की जगह गैलियम और ए का सिलिकॉन की जगह हम जर्मेनियम को रख सकते हैं। इसके अलावा इनके समय पर 63 तत्व थे, 8 कॉलम 7 पीरियड हुआ करते थे, आप याद रखेंगे। लेकिन ये टेबल फेल क्यों हुई? इसका कारण है। इसका कारण क्या है? देखो, आपके पास 5 दिन है। सिलेक्शन अगर पक्का करना है तो आपको कुछ चीजों के साथ मेरे साथ चलना होगा। 29 जुलाई को करंट अफेयर के 1000 क्वेश्चन की डोज कंप्लीट रट डालो, ठीक है ना। 30 और 31 तारीख को कंप्लीट साइंस जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको करनी है, केवल साइंस, पूरी साइंस है जो मैं आपको बताऊंगा। 1 अगस्त को आपको करना है बार बार रेलवे के द्वारा पूछे गए टॉपिक्स, और 2 अगस्त को आपको करना है 100 पेज में पूरी जीके जीएस का रिवीजन। तो अगर इस तरीके से आप लेकर जा रहे हो सब्जेक्ट को, तो आने वाले 5 दिन में आप देखोगे कि इतना बेहतरीन जीएस का रिवीजन हुआ है जिसका कोई जवाब नहीं। कंप्लीट बढ़िया तरीके से रिवीजन होगा जिसका कोई जवाब नहीं। तो बढ़िया तरीके से आप इसका रिवीजन करिएगा। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की कमियां क्या क्या थी? तो इसमें परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। एक तो ये कमी थी, है ना, यहां से ले लेना आज, और 5 दिन का टारगेट रिमाइंडर सेट कर लेना, यहां से एक भी क्वेश्चन छूट ना जाए। क्लियर है? इसमें समस्थानिकों के लिए कोई भी जगह नहीं थी। इसमें हाइड्रोजन की स्थिति फिक्स नहीं थी। 118 तत्व वर्तमान में है, इनके समय पर 63 तत्व थे तो उनके लिए जगह नहीं थी, है ना। परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था, लेकिन कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा है, वो निकिल से पहले रखा गया था। कोबाल्ट का ज्यादा है, निकिल का कम है, लेकिन कोबाल्ट को पहले रख दिया गया जबकि रखना चाहिए था निकिल के बाद। ये कमियां रही किसकी? मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की। उसके बाद आता हमारे पास किसका? डोबेनेरियर का त्रिक नियम। डोबेनियर ने त्रिक नियम दिया। उसने ये कहा परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा। इसने के समय पर 63 तत्व ज्ञात थे। प्लेटिनम उत्प्रेरक की जो खोज है इसी के समय हुई थी। इसने क्या किया था? इसने किया था, अगर हम पहले और लास्ट के 3-3 के ट्रायोड बनाए थे इसने, जैसे हम लिथियम और पोटेशियम को, इसके परमाणु भारों को जोड़ेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे तो लगभग सोडियम के बराबर आएगा। तो इस तरीके के इसने क्या बनाए थे? ट्रायोड बनाए थे। लेकिन आगे चलकर ये बड़े भारी तत्वों पर ट्रायोड जो है फेल होने लगे, इसलिए इसकी जो पीरियोडिक टेबल है वो फेल हो गई। क्लियर है? तो आप याद रखेंगे मेन फैक्ट बनते 53 तत्व ज्ञात थे, प्लेटिनम उत्प्रेरक की खोज की थी, और परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा था ट्रायोड बनाते हुए। ठीक है, नेक्स्ट ये थे उसके न्यूलैंड। उसके बाद आता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम कहता है कि पहला तत्व अपने 8वें तत्व के साथ समानता दर्शाता है। ये न्यूलैंड का अष्टक नियम था। सारे गामा पाधा नी सा, मतलब पहला तत्व 8वें तत्व के साथ समानता दर्शाता है, लेकिन ये ज्यादा दूर तक नहीं चला। ये कैल्शियम पर जाकर फेल हो गया, भारी तत्वों पर लागू नहीं हुआ। न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या कहता है? न्यूलैंड का अष्टक नियम, इनके समय पर 56 तत्व ज्ञात थे न्यूलैंड के अष्टक नियम के समय पर, है ना। इसके अलावा इन्होंने एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में ही रखा था।
पहला तत्व आठवें तत्व के साथ समानता दर्शाता है, ये बताया। कमियां क्या क्या रही? एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखा, पहली कमी। यह नियम केवल हल्के तत्वों तक लागू होता, भारी तक नहीं लागू होता है। कैल्शियम के बाद ये नियम लागू ही नहीं हो रहा था, है ना? ठीक है, तो इस तरीके की इसमें कमियां देखी गई। क्लियर है? यह इस तरीके की कमियां इसमें देखी गई। देखो आपके पास 5 दिन है, मैंने यहां पर नोट्स डाल दिए हैं, तो आप एक बार यहां से मैसेज करके नोट्स ले लेना और अपना कंप्लीट रिवीजन कर लेना। और गाइड मैं कर दूंगा कि आपको कौन सी चीज पहले करनी है और कैसे करनी है, वो गाइड मैं कर दूंगा आपको प्रॉपर तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 91 धातुएं हैं, 17 अधातुएं हैं, 7 उपधातुएं हैं और 3 हमारे पास अज्ञात तत्व हैं, है ना, अननोन एलिमेंट है। अगर मैं बात करूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लेकर, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किसके द्वारा दी गई? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो मोजले के द्वारा दी गई। इन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के क्रम में रखा, इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला जाता है, मोजले को। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला जाता है मोजले को। क्लियर है? अगर आपसे पूछे फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ और फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोजले। क्लियर है? अच्छा, फिर उसके बाद ब्लॉक पूछे जाते हैं। एसपीडीएफ, देखो ये है एस ब्लॉक, है ना, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक जो है हीलियम के साथ, और ये जो आपके पास 2 दिखाई दे रहे हैं ये एस ब्लॉक में आते हैं। ये 13 से लेकर 17 तक पी ब्लॉक है, 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक है, और लेंथेनियम और एक्टिनियम श्रेणी जो नीचे की ओर है इन्हें कहा जाता है एफ ब्लॉक। क्या कहा जाता है? एफ ब्लॉक कहा जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में धातुओं को रखा गया है, ज्यादातर धातुओं को रखा गया है। डी ब्लॉक जो एस पी ब्लॉक जो हमारे पास, पी कहां गया? पी ब्लॉक जो है, पी ब्लॉक ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई देगा ये वाला पार्ट 13 से लेकर 17 तक, इसमें धातुएं अधातुएं और उपधातुएं तीनों हैं पी ब्लॉक में। ठीक है ना? ये है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में धातुएं जिनको संक्रमण धातुएं भी बोला जाता है, सिक्का धातुएं भी बोला जाता है। डी ब्लॉक की 3 से लेकर 12 तक, कहां से लेकर? 3 से लेकर 12 तक जो है डी ब्लॉक है, जिनको संक्रमण या फिर सिक्का धातुएं बोला जाता है। एफ ब्लॉक जो है इसमें 2 श्रेणी आती है, जिन्हें लेंथेनोइड और एक्टिनोइड श्रेणी बोला जाता है। ये वाला पार्ट लेंथेनियम और एक्टिनियम, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हो गया हमारे पास कंप्लीट, चलेगा। ठीक है, देखो पहला जो हमारे पास ये दिखाई देगा कॉलम आपको, इसको बोला जाता है क्षारीय धातुएं, और दूसरे को बोला जाता है क्षारीय मृदा धातुएं। क्या बोला जाता है? क्षारीय मृदा धातुएं बोला जाता है। ग्रुप 13 को बोला जाता है बोरोन फैमिली, 14 को कार्बन फैमिली, 15 को नाइट्रोजन फैमिली, 16 को ऑक्सीजन फैमिली, 17 को हेलोजन ग्रुप, और 18 को बोला जाता है नोबल गैसेस। क्या बोला जाता है? नोबल गैसेस। हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंस्टेटाइन आता है, जबकि नोबल गैसों में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन आते हैं। तो ये फैमिली भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पार्ट आता है इसी में हमारे पास, जैसे आपके पास हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व जो है वो हाइड्रोजन है। लिथियम, सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम है। सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है और इन्हें केरोसिन के तेल में रखा जाता है। किसमें? केरोसिन के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन। ये हमारे पास हेलोजन ग्रुप है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडन जो है ये हमारे पास नोबल गैसेस है। नेक्स्ट उसके बाद आता है कैल्शियम। हमारी हड्डी और दांतों का सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो कैल्शियम है। सीजियम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है कमरे के तापमान पर। ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु है हमारे पास, ऑस्मियम। प्लेटिनम सबसे मजबूत धातु है, प्लेटिनम। ठीक है, इसके अलावा पारा जो है हमारे पास, पारा ये एकमात्र ऐसी धातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, जो कि लिक्विड फॉर्म में सबसे ज्यादा एकमात्र धातु। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट, ये आपको दिखाई देगा एजी। एजी है ना, एजी और एयू। अगर मैं एजी को लेकर बात करूं, यानी चांदी को लेकर बात करूं, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु चांदी है, या फिर विद्युत की सबसे ज्यादा कुचालक धातु, सॉरी सुचालक धातु विद्युत की। एयू जो यानी सोना जो है सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु है, सोना है। ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास एक आता है यहां पर सिलिकॉन। भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला उपधातु सिलिकॉन है। फिर आता है एल्यूमिनियम। भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। कौन सी? एल्यूमिनियम है। ऑक्सीजन, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सॉरी, वायुमंडल में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के बाद जो सेकंड पाई जाती है वो ऑक्सीजन है।
और हमारी बॉडी में सर्वाधिक ऑक्सीजन पाई जाती है, आप याद रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आता है फास्फोरस। फास्फोरस को आप याद रखेंगे, पानी में रखा जाता है फास्फोरस को, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, ठीक है। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला आता है हमारे पास, देखो ग्रुप 17 जो है हमारे पास, कौन सा ग्रुप 17? ग्रुप 17 पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। ग्रुप 17 में भी सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील जो फ्लोरीन है, जिन्हें हैलोजन बोलते हैं। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। ग्रुप 18 सबसे कम अभिक्रियाशील है, इसलिए इसे नोबल गैस कहते हैं, है ना, नोबल गैस कहते हैं। नोबल गैस में नियॉन का प्रयोग हम ट्यूबलाइट में करते हैं, जो स्ट्रीट लाइट होती है एड वगैरह में करते हैं, है ना, याद रखेंगे। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली नोबल गैस आर्गन है हमारे पास। जीनोन को स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है, और रेडॉन सबसे भारी नोबल गैस है, जो कि पृथ्वी के अंदर पाई जाती है। जो भूकंप आता है तब बाहर निकलती है, जब भूकंप आता है जब बाहर निकलती है। नेक्स्ट लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड। देखो आप याद रखेंगे, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड जो सीरीज थी ना, उसमें स्टार्ट होता है सीरियम से लेंथेनाइड, और ल्यूटेटिनियम पे खत्म होता है। इसमें 14 एलिमेंट कुल हैं। फिर आता है हमारे पास एक्टिनियम। एक्टिनियम थोरियम से स्टार्ट होता है और लोरेंसियम पर खत्म होता है, और इसमें भी टोटल 14 एलिमेंट है। कितने? 14 एलिमेंट है। क्लियर है? चलिएगा, तो ये हुई हमारे पास कंप्लीट पीरियोडिक टेबल का एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन जो एग्जाम में बनता है। कल की क्लास में मैं आपको, यानी आज शाम में आपको एक क्लास डालूंगा जिसमें मैं आपको सारे के सारे क्या कराऊंगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कराने वाला हूं। एलिमेंट जब मैं कराऊंगा जब आप क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। शाम को मिलेगी आपको कंप्लीट एलिमेंट्स की एक क्लास। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को।